ईरान बहुत जल्द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से सेक्युलर ईरान बन सकता है और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ईरान की सिचुएशंस बता रही हैं। आज ईरान की हालत ऐसी हो गई है कि जगह जगह ईरान की महिलाएं अपने बुर्के को जला रही हैं। Protests sparked by her death have since rallied groups across Iran's society. Women in Iran set their headscarves on fire. अपने बाल कटवा रही हैं और सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको कंजर्वेटिव कानूनों और गवर्नमेंट से आजादी चाहिए। और तो और हालत इतनी खराब हो गई है कि ईरान जैसे हार्डकोर इस्लामिक कंट्री में 50,000 मस्जिदों को बंद करना पड़ा। मतलब ईरान के लोग इस्लाम को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि ईरान में बुर्का न पहनने पर 10 साल की सजा शुरू से ही है, तो आप गलत हैं। लड़कियों की शादी 9 साल में होती थी, जिसे चेंज किया गया, लेकिन अभी भी ईरान में लड़कियों की शादी महज 13 साल की उम्र में एक वयस्क पुरुष के साथ कर दिया जाता है। और आप ये सोचते हैं कि ये ईरान में बहुत पहले से था, तो आप गलत हैं। अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो आज से 45 साल पहले यानी कि 1979 तक ईरान बिल्कुल अलग था और तब ईरान की महिलाएं बिना बुर्के में घूमा करती थी, स्विमिंग किया करती थी और पुरुषों के साथ बैठकर स्कूल और कॉलेजेज में पढ़ा करती थी। मतलब ईरान उस वक्त मॉडर्न था, सेक्युलर था। बट 1979 में कुछ ऐसा हुआ कि ये फ्रीडम में रहने वाले लोगों के पैरों में जंजीरें पहना दी गई, खासकर औरतों के। लेकिन ईरान की सिचुएशन आज ऐसी है कि ईरान के लोग फिर से वापस उसी 1979 के दौर में जाना चाहती है। और अगर ऐसा हुआ तो इससे भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है। डोंट वरी, विल नो एवरीथिंग इन डिटेल। देखिए, ईरान में 1963 में उस समय के शासक मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने व्हाइट रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया और ईरान में अर्बनाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया, क्योंकि पहलवी चाहते थे कि ईरानियन मॉडर्न सोच के होने चाहिए जो ईरान के डेवलपमेंट में हेल्प करें। अब इसके लिए पहलवी ने वर्ल्ड क्लास के यूनिवर्सिटी बनवाए। मौलवियों के पास जो ट्रेडिशनल पावर थे जजमेंट के, उसे कम किया, जिसके वजह से कई शिया लीडर्स ने व्हाइट रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया। उनका मानना था कि महिलाओं से संबंधित लिबरलाइजेशन लॉ इस्लामी वैल्यू के खिलाफ थे। पहलवी ने कुछ लैंड रिफॉर्म भी किए, जिसका बड़ा हिस्सा वक्फ के अंदर आता था। इन लैंड्स का एडमिनिस्टर उलेमा के मेंबर्स द्वारा किया जाता था और यह उस क्लास के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा होता था। और इस क्लास के सबसे नोटेबल क्रिटिक आयतुल्ला खुमैनी थे, जिनके क्लैरिकल रूल्स और गवर्नमेंट से नाखुश लोगों के नेटवर्क के प्रिंसिपल ने अनफॉर्चुनेटली 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन में मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को उखाड़ फेंकने में मदद की और इस तरह व्हाइट रेवोल्यूशन को समाप्त कर दिया गया। 1979 में रेवोल्यूशनरी नेता आयतुल्ला खुमैनी ने सत्ता संभाली और तब उनके द्वारा उठाए गए सबसे पहले कदमों में से एक था विवाह, बच्चों की देखभाल और तलाक में महिलाओं के अधिकारों को खत्म करना। इसमें महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से घटाकर 9 करना शामिल था। मतलब खुमैनी ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और एक नैरेटिव बनाकर रेजा शाह पहलवी को यूएस एजेंट प्रूफ कर दिया, जिसके वजह से रेजा शाह पहलवी को अपने जान को बचाने के लिए यूएस भागना पड़ा। जैसे ही रेजा शाह पहलवी ने यूएस में शरण लिया, इधर ईरान में उग्रवादियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास में 66 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को पकड़ लिया और उनमें से 52 को 14 महीनों तक होस्टेज बना लिया। और इसी एक्टिविटी ने ईरान और यूएस, जो कि एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उनको एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना दिया। और इसी वजह से 1980 के दशक में भयानक इराक ईरान युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के कट्टर दुश्मन सद्दाम हुसैन की सहायता की थी। यूएस ने ईरान को कमजोर करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। यूएस ने ईरानियन रेवोल्यूशनरी ग्रुप को इनकरेज किया, ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए और ईरान को ऐसी पाइपलाइन बनाने से रोकने के लिए दिन रात एक किए जो उसके तेल और गैस को आसपास के देशों तक ले जा सके। अब इसी के रिस्पॉन्स में खुमैनी ने अपनी गलती को सुधारने के बजाय यूएस को गलत ठहराने पर काम करना शुरू कर दिया और रेडिकल इस्लामिक ग्रुप हिजबुल्ला और आईआरजीएस जैसे को सपोर्ट और फंडिंग करना शुरू कर दिया। आज ईरान की हालत ऐसी है कि यहां पर शिया और सुन्नी मुसलमान एक पल भी चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। ईरानी महिलाओं को न सिर्फ घूंघट करने के लिए मजबूर किया गया है, बल्कि शरिया कानून के अकॉर्डिंग उन्हें पब्लिकली नाचने या गाने, साइकिल चलाने
खेल के मैदान में मैच देखने, जज या राष्ट्रपति बनने से भी मना किया गया है। उन्हें आज भी बस के पीछे बैठना पड़ता है और ये अपने पति की परमिशन से ही फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं। उनकी अदालती गवाही और विरासत को पुरुषों के मुकाबले आधा माना जाता है। अब इन सब बातों को भूल जाइए। ईरानी पुरुष और महिला पब्लिकली हैंडशेक भी नहीं कर सकते। अगर पकड़े गए तो जेल हो जाती है। और इन सब बातों को इंश्योर करने के लिए ईरान में मॉरलिटी पुलिस तैनात हैं, जो ये इंश्योर करती हैं कि यहाँ की महिलाएं हिजाब पहन रही हैं या नहीं, पुरुष और महिला अलग अलग कंपार्टमेंट में, ट्रेनों में, बसों में सफर कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मतलब वे एक तरह से चलते फिरते जेल में कैद हैं। सो अब आप ही सोचो कि कुछ इस तरह के कंडीशन में कोई कैसे जी सकता है। और इसीलिए अब ईरान की सिचुएशन फिर से कुछ ऐसे चेंज हुई है कि वहां की महिलाएं, जिनको खुलेआम बिना हिजाब और बुर्के को घूमने नहीं दिया जाता था, वो उसी हिजाब और बुर्के को पब्लिकली जला रही हैं, अपने बालों को काट कर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। सितंबर 2022 में 22 साल की महसा अमीनी की ईरान की मॉरलिटी पुलिस की कस्टडी में डेथ हो गई। उसे अपने हिजाब को बहुत ढीला पहनने और कुछ बालों के लटों को बाहर दिखने पर गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे अपने बालों के कुछ टुकड़ों को अंदर करने से इनकार करने पर मॉरलिटी पुलिस के द्वारा पीटा गया और अमीनी की दुखद मौत हो गई। और इसी बात को लेकर ईरान में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। नॉट ओनली दैट, महिलाओं के सपोर्ट में वहां के लड़कों ने टर्बन्स ऑफ क्लिरिक्स नाम का प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसमें अचानक से रास्ते में मिले मौलवियों के सर से टर्बन को गिरा दिया जाता था। एक्चुअली ईरान में टर्बन सिर्फ रिलीजियस लीडर्स को ही पहनना अलाउड है। मतलब टर्बन्स ऑफ क्लिरिक्स नाम का प्रोटेस्ट सीधा गवर्नमेंट और आम पब्लिक के बीच आ गई थी। मतलब ये प्रोटेस्ट सिर्फ इस बात पर हो रही थी कि रिलीजियस रूल्स जबरदस्ती उन पे नहीं थोपा जा सकता। हालांकि ये जो रिलीजियस रूल्स थोपने की बात है, ये सिर्फ ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में ही सीमित नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड है। और इसीलिए वर्ल्ड वाइड मुसलमानों के इस्लाम छोड़ने का सिलसिला जारी है और ऐसे लोग अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं। और अगर सच कहें तो बेसिकली आज तक ईरानी गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे इंप्रेस्ड होकर यूएस उस पर लगा हुआ कोई भी सैंक्शन हटा दे और ईरान अपने बुरे हालत से बाहर निकल आए। अब इंटरेस्टिंगली यहां के लोगों ने रिलीजियस रूल से तंग आकर रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट मसूद पेजेस्कियान को इलेक्ट किया, जिन्होंने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सईद जलीली को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। अब चूंकि पेजेस्कियान रिफॉर्मिस्ट राष्ट्रपति हैं, तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेजेस्कियान ने प्रेग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी का सपोर्ट करने और 2015 के न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने के लिए बड़ी शक्तियों के साथ रुकी हुई बातचीत पर टेंशन को कम करने का प्रॉमिस भी किया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेजेस्कियान की जीत ने पश्चिमी देशों और ईरान के बीच संबंधों में नरमी की उम्मीद जगा दी है। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब पश्चिमी एशिया में तनाव अपने चरम पर है। न सिर्फ भारत और ईरान के रिलेशंस कई दशकों से अच्छे रहे हैं, बल्कि चीन, यूएई, इराक और टर्की के अलावा भारत ईरान के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। ईरान भारत के लिए क्रूड ऑयल के मेजर सोर्सेस में से एक है। हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तेहरान पर लगाए गए अमेरिका के सैंक्शन के कारण भारत ने ईरानी तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया है। अब अगर पेजेस्कियान न्यूक्लियर कंट्रोवर्सी पर वेस्टर्न कंट्री के साथ बातचीत को दोबारा शुरू करने में सफल होते हैं, तो इस पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शन धीरे धीरे हट सकते हैं और यह भारत के हित में होगा। सैंक्शन के कारण भारत के साथ ईरान का व्यापार 1/3 तक गिर गया है। एक साल पहले की तुलना में 2023 में दोनों देशों के बीच का ट्रेड 26% कम हो गया। पिछले साल ट्रेड $1.836 बिलियन था, जो 2022 में $2.499 बिलियन था। भारत और ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC और चाबहार पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी सपोर्ट करना चाहते हैं। भारत ने ईरान के स्ट्रेटेजिक चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट और ऑपरेशन के लिए 10 साल के समझौते पर सिग्नेचर किए थे। अमेरिका के सैंक्शन के खतरे के बावजूद भारत ने इस परियोजना का समर्थन किया। ऐसा इसलिए कि यह पोर्ट भारत के लिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भारत का सबसे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बिजनेस रिलेशंस को मजबूत करने के लिए एक अल्टरनेटिव रूट बन जाएगा। भारत ने चाबहार में शहीद बेहिश्ती पोर्ट के डेवलपमेंट और ऑपरेशन के लिए $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई है और ईरान में
इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन की पेशकश भी की है। देखिए, आईएनएसटीसी एक 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो भारत को ईरान के थ्रू रसिया से जोड़ता है। यह प्रोजेक्ट भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाएगी और मध्य एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा देगी। अब इतना जानने के बाद ईरान के फ्यूचर के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर लिखें।